मेरा रिश्ता कार्तिक से जैसे ही तय हुआ और मैं कार्तिक के नाम की अंगूठी पहनी, उसी रात मुझे कार्तिक की कॉल आ गई। मेरी ननद मंगनी की रस्म होते ही मुझे बता चुकी थी कि रात को भाई की कॉल का इंतज़ार करना। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थी। मैंने अपनी ननद को दबे शब्दों में कहा भी कि हमारे यहाँ शादी से पहले मंगेतर से फ़ोन पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। दरअसल हमारी फैमिली बहुत ही पुराने ख्याल की थी, लेकिन मेरी ननद ने मेरी एक न सुनी और कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथ से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी माँ का इस पर एतराज़ उठाया तो हम लोगों ने ही कुछ नहीं कहा। अब तो तुम मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहनी है, इसलिए ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। बहुत जल्दी ही घुल मिल भी गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी, मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि मेरी ननद ने मुझे पहले ही कह चुकी थी कि रात को भाई का फ़ोन आएगा और बात कर लेना। मैं आवाज़ एक लड़की की थी। कहने लगा कि मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ। कार्तिक का नाम सुनकर ही मैं शर्म से मेरी नज़रें झुक गई थी। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल हवाल पूछा, मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर ही बात को ख़त्म और छोटा किया था। लेकिन कार्तिक ने फ़ौरन मुझे फ्री होने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देख रहा था जो मोबाइल पर मेरी छोटी बहन दिया ने खींची थी। मंगनी की रस्म में मेरी नियत दिया ढेर सारी तस्वीरें अपने मोबाइल पर खींचकर ले आई थी और कार्तिक के मुंह से यह सुनकर मैं समझ पा रही थी कि मुझे उसकी बात पर क्या जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो लड़के लड़की की दोस्ती को भी बहुत ही गलत समझा जाता था और हम अपनी इसी हद से रहते थे। कभी किसी लड़के से फ्री होने की कोशिश नहीं की थी और ना ही कोई दोस्त बनाया था। यहाँ तक कि हम तो अपने लड़के के जींस के साथ भी ज़्यादा फ्री नहीं रहते। हमारे दाया चाचा के बेटे या फिर मामा बुआ के बेटे हमसे हद में रहकर ही बात किया करते थे। कभी अपने हाथों को क्रॉस करके आपस में दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। और यह सच बात है कि रिश्तों में अगर पवित्रता बनी रहे तो रिश्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। मैंने ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई थी और बड़ी हुई थी, लेकिन कार्तिक उस बिल्कुल भी ऑनर था। जो बातें उसने मुझसे कही, मेरे कान तो लाल हो गए थे। कहने लगा, तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने चुम चुम कर अपने सीने से लगाया है। और यह सुनकर तो मैं पूरी तरह से छटपटा गई थी। भला यह भी कोई बात बताने वाली थी क्या? फिर वह कहने लगा कि क्या समस्या थी अगर तुम्हारी माँ मुझे यह मौका देती, मंगनी की अंगूठी मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाता। कसम से अगर इजाज़त मिलती तो अंगूठी पहनाते हुए ही तुम्हारा खूबसूरत हाथ को चूम लेता। उसके बाद सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना झलकने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैं ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने कहा, बात तो सुनो, मैं कुछ कहना चाहती थी कि वह मुझसे इस टाइप की बातें ना करे। मेरे यूँ कहा कि वह कहने लगा कि हाँ कहो ना, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो तुम्हें कॉल की है। दिल कर रहा है कि बोलते ही रहो और मैं अपनी जान को सुनता ही रहूं। और उसकी यही बातें सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था, जैसे पसलियाँ तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। 2 मिनट के बाद पर ही उसने सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे। मैं हड़बड़ाकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। दिसंबर के साथ मौसम में ही 2 मिनट में ही पसीने देख चुकी थी। दोबारा फ़ोन की घंटी बजी, मुझे बुरी तरह से चौंकाया था। लेकिन इस बार मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूँगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 ही मिनट हुआ था कि फ़ौरन रिप्लाई आया कि नींद मेरी उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो, आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी ऐसी बातें थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक तो मेरे घर वाले इस बात से जानकारी भी नहीं थी कि मैं कार्तिक से बात कर रही हूँ। मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने सोचा था बस हाल चाल ही पूछेगा, लेकिन कार्तिक ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे।
नींद तो खैर रात भर मुझे नहीं आई थी, उसकी बातें ही कुछ ऐसी थी। 6 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि 6 महीने में कार्तिक के इस टाइप की बातें सुनूं, क्योंकि मैं अपने घर की औरतों से सुन रखा था कि शादी से पहले अगर मंगेतर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते आशाम हो जाते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। शादी से पहले मंगेतर अगर मिलना भी शुरू कर देते, यह रिश्ते लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और शादी से पहले ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और ऐसे रिश्ते ज़्यादा परिवार नहीं चलते और शादी होने से पहले ही यह रिश्ते टूट जाते हैं। मैं भी नहीं चाहती थी कि शादी से पहले कार्तिक से बात करूं और उसे मेल मिलाप बढ़ाऊं। फ़ोन पर बात कर रहा था, कल को वह मुझे मिलने के लिए भी कहेगा और जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं और उनका रिश्ता भी मंगेतर वाला हो तो वह सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी यही बैठी सोच रही थी कि कार्तिक अभी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। अभी हमारी मंगनी को 1 महीना ही हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुझे ऐसी बातें करता है जो मुझे सही नहीं लगती थी। अगली रात उसका फ़ोन फिर से आ गया। मैं सोच चुकी थी कि स्टार्ट उसे साफ मना कर दूंगी कि हमारे यहाँ यह सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही कब था कि मेरी इस बात को भी सुनते यूं नज़रअंदाज कर दिया किया जैसे इस बात की उसके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं थी। वह तो अपनी बेताबियां बेचैनियां बयान करता रहा और उसकी बातें ऐसी होती कि मेरे कानों से धुआं निकल जाता था। एक बार मैं कार्तिक से कह दिया कि मुझे ऐसी बातें मत किया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मंगीता आपस में कैसी बातें करते हैं, क्या आपस में सियासत पर बातें करते हैं या फिर दो का पहाड़ा याद करते हैं। जाने मन मंगेतर फ़ोन पर ऐसे ही बातें करते हैं, नींद उड़ा देने वाली, चैन चुरा लेने वाली। मैंने कहा कार्तिक, आप मुझसे ऐसे शब्दों में बात मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा अच्छा नहीं लगता तो चलो जाने मन ना कहूँगा तो स्वीट हार्ट कह दिया करूँगा। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से ही परेशान होने लगी थी। मैं तो अब कार्तिक की बात न करने की बहाने ढूंढने लगती थी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बात करते देख लिया था और वह मुझे डांट रही थी कि मैं आपसे बात ना करूं क्योंकि हमारे यहाँ यह सब कुछ बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी माँ से साफ कह दूंगा कि मेरी आराधना से बात करवाओ वरना मैं खुद उससे मिलने घर आ जाऊंगा। यार तुम नहीं जानती कि कैसे एक एक दिन गिनकर गुजार रहा हूँ। अब तुमसे भी बात ना करूँ, इतना जुल्म तो मत करो मुझ मासूम पर। पूरी रात बेचैनी से तड़पते हुए गुजार देता हूँ, ख्यालों ख्यालों में तुम्हें बाहों में भरकर चूमता हूँ। उसकी इसी तरह की बातें मुझे परेशान करती थी, लेकिन जैसे तैसे समय गुजरने लगा था। कार्तिक की डिमांड अब बढ़ने लगी थी। कभी कहता कि मुझे वीडियो कॉल पर बात करो, अभी कहता कि घर में कोई बहाना बनाकर किसी रेस्टोरेंट में मिलते आ जाओ। अब एक बार तो कार्तिक की बात से मुझे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो कहने लगा तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत नेट की नाइटी खरीदी है, शादी की रात तुम पहनोगी तो बड़ी आफत लगोगी, शादी की रात तुम पहनोगी तो बड़ी आफत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बेताब कर दिया था। मैंने कहा कार्तिक, हर एक चीज़ हद में होती है, आपके अंदर जरा भी तमीज़ नहीं है। मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपकी बीबी नहीं। आपको मुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मंगेतर का रिश्ता कोई इतना गहरा नहीं होता और फिर ऊपर से आप इस टाइप की बातें करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं। यह कहते हुए मेरे शब्द थोड़े तेज हो गए थे तो कार्तिक को भी गुस्सा आ गया। यह कैसे शब्दों में बात कर रही हो तुम मुझसे, ऐसी भी कौन सी बेशर्मी और बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी परवरिश पर उंगली उठा रही हो। मैं भी गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। मैंने आपको कार्तिक का फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया था। 15 दिन हो गए थे और मैं कार्तिक की कॉल रिसीव नहीं की थी और ठीक 15 दिन बाद मेरी सास आ गई। हमें शादी की जल्दी चाहिए मेरी माँ से कहने लगी, लेकिन मंगनी पर 6 महीने की बात तय हुई थी, अभी तो हमारी तैयारी भी पूरी नहीं हुई। यह वह कहने लगी, बस कुछ समस्या ऐसी पैदा हो गई कि हमें शादी 1 महीने के अंदर अंदर ही चाहिए। यह सुनकर मेरी माँ परेशान हुई। बाबा भी कहने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई, लेकिन वह यह सब बात बताना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह सब कार्तिक ने कहा है। उसने जिद की गई है और वह
अपनी जिद से जल्दी शादी करना चाहता है। मेरे सास कहने लगी कि कुछ घरेलू मसले हैं, बस आप जल्द से जल्द शादी करके हमें दे दे। मेरी माँ ने जब चाचा ताया और सास से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि शादी तो हमें करनी है। अगर वह लोग खुद ही इतनी जल्दी चाहत कर दिखा रहे हैं तो उनकी कुछ समस्या होगी, जो जल्द से जल्द शादी कर लो। मेरे पापा ने भी इस बात पर हामी भर दी थी। उसके बाद कार्तिक ने मुझे कॉल नहीं आई थी। 1 महीने का समय भी बड़ी तेजी से गुजर गया था और मेरी शादी का दिन भी आ गया था। लेकिन जब मुझे मंडप में कार्तिक के साथ बिठाया गया तो मैंने देखा कार्तिक का मूड बहुत खराब था। मैं यह समझ नहीं पा रही थी आखिर उसे क्या हुआ है। जैसे विदा होकर मैं अपनी ससुराल पहुंची, मुझे कार्तिक के कमरे में बिठाया गया। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज थी कि पहले कार्तिक जिस बेताबी से मुझे फ़ोन पर बात करता था, जाहिर है आज भी उसी बेताबी से अपनी चरम सीमा पर होनी चाहिए थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया था और मेरा दिल जैसे कि किसी ने मुट्ठी में दबोचा हो। लेकिन वह मेरे पास नहीं आया, उसने मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाई थी। आज की सारी तैयारी मैंने उसी के लिए तो की थी, लेकिन वह सीधा अलमारी के पास गया और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया और जब वापस आया तो सादा से कपड़ों में था। उसके बाद उसने मुझे देखा भी नहीं, वह कमरे में लगी बालकनी में चला गया और उसके बाद वह कमरे में नहीं आया था। लगातार 2 घंटे से मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन मैं थक चुकी थी, इसीलिए खुद ही उठकर बालकनी में चली गई। वह वहाँ बैठा सिगरेट पी रहा था, चेहरे पर बड़े गुस्से वाले भाव थे। मैंने कहा, कार्तिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा था। कहने लगा कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब? बड़ा रूखा सा अंदाज था। मैंने कहा कि मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा कि तो मैं तुम्हें कब कहा है कि तुम बैठी रहो? अरे भाई जाओ, कपड़े बदलो, जाकर सो जाओ। यह बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। मुझे गुस्सा भी आने लग गया था। अब मैं भी इतनी बेशर्म नहीं थी कि मुंह से कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और इस वक्त तुम्हारी पत्नी हूँ और आज रात हमारी सुहाग रात है। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बेताबियाँ दिखाता था और अब? लेकिन मैं कहीं नहीं पाई। हाँ, लेकिन यह ज़रूर था कि आज मेरी ख्वाहिश थी कि वह मेरी तारीफ़ करता, अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मैं वापस कमरे में आ गई, अलमारी से अपना एक सादा सा ड्रेस निकालकर बदल कर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद कार्तिक वापस आ गया और मेरे बराबर लेटकर उसने लैंप को ऑफ कर दिया। मुझे अपनी तरफ खींचकर मुझे अपनी बाहों में भरता, लेकिन मुझे एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने पति होने का हक तो वसूल किया था, लेकिन मुझे एक भी शब्द बोले बिना। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वह सब ऐसा क्यों कर रहा था। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, नहा धोकर अच्छी सी साड़ी पहनी, मेकअप करके तैयार भी हो गई थी। मुझे लगा कि अब तो वह मेरी तारीफ जरूर करेगा, लेकिन कार्तिक उठते ही नहाने चला गया और तैयार होकर शीत कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझे कोई भी बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देखा था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और नंद टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मेरी ननद मेरे कानों में कहने लगी कि बहुत प्यारी लग रही हो। मैं तो दिल्ली से मुस्कुराकर थैंक्स कहकर बात को टाल दी थी। जिसके मुंह से मैं तारीफ सुनना चाहती थी उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह सबके साथ हंस बोल रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी, लेकिन वह मुझसे यूं बेपरवाह था जैसे मैं हूं ही नहीं। कार्तिक की भाभी ने नाश्ते के टेबल पर हंसी मजाक कर रही थी। मुझे नाश्ते का भी पूछ रही थी। अच्छी आदत की मालिक थी। कार्तिक का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, सिवाय मेरे। शादी को 8 दिन गुजर गए थे, उसने मुझे तक बात तक नहीं की थी। तारीफ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे कि वह कमरे में आता, बिना मुझे देखे बालकनी में चला जाता और रात देर तक सिगरेट पीता रहता और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता। मेरे करीब एक बार ही बस आया था, शादी की पहली रात। उसके बाद तो मैं जैसे उसके लिए ही नहीं थी। एक रात जब वह कमरे में आया तो मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, कार्तिक आपको क्या हुआ है? मुझसे क्यों बातें नहीं करते हो? मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा कि मालूम नहीं कि तमीज से बात कैसे की जाती है और अपनी हदों में कैसे रहा जाता है। तुम्हें तो ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं जो अपनी लिमिट में रहकर बात करे, तमीज में रहें। तो वही तमीज और लिमिट सीख रहा हूँ। यह कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकनी में चला गया। मैं तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी।
मेरी फ़ोन पर की जाने वाली बात का कितना मतलब दिया था कार्तिक ने। मैंने अपने बहते हुए आंसू पोंछे और बात करने चली गई। 2 सीटर सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे पर बल अभी वैसे की वैसे थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात का कार्तिक इस तरह से रिएक्शन दिखा सकता था। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी की पहल की। मैंने कहा, कार्तिक, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन कार्तिक को ना तो मेरे बहते हुए आंसू दिखाई दिए और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तो मैं उसके कंधे पर अपना सर रखकर ढीठ बनकर खुद ही उसके करीब हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मर्द अगर अपनी नाव पर ले जाए तो औरत की जरा सी भी बात पर उसे कड़ी सजा भी दे सकता है। मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी माफ़ी मांग चुकी थी। मेरे यूं कंधे पर सर रखने से कार्तिक ने बुरी तरह से मुझे धकेल कर कहा था कि तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है। हम बाहर बालकनी में बैठे हैं और सामने का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, और तुम यूं बेशर्मों की तरह मेरे करीब हो रही हो। वैसे तो तुम्हें बड़ी शर्मो हया आती है, और अब की बातें हो तो तुम भी इसी तरह की बातें शोभा नहीं देती। हाँ, अगर ऐसी बातें मैं करता तो बात समझ आती, क्योंकि मैं बेशर्म असंस्कारी जो ठहरा। मैं सिसकियां से रोने लगी थी। मैंने कहा, बस भी कर दे कार्तिक, बात को खत्म करे। आराधना, जाओ, जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मेरा मुंह दिखाई तक नहीं दी। मैं कैसी लगती हूँ कभी नहीं बताया। मैं आपके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ, आप एक नज़र देखते तक नहीं हैं। वह कहने लगा, मेरी तारीफ थर्ड टाइप की होती है, इसीलिए रहने ही दो। ज़्यादा अच्छा है। मंगनी का जो टाइम पीरियड होता है उसका एक अपना अलग ही मज़ा होता है, और उससे दिल से जो एंजॉय करना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस घटिया टाइप का इंसान हूँ। यह तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया और थर्ड क्लास के लोग करते हैं। घटिया और थर्ड क्लास के लोग करते हैं, इसीलिए तुमसे अब ट्यूशन लेना पड़ेगा कि सभ्य और संस्कारी लोग बात कैसे करते हैं। यह कहकर वो कमरे में चला गया, और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। यह सोचने लगी कि मेरा दोष क्या था, मैं गलत थी या फिर कार्तिक गलत था। लेकिन जो कुछ भी था, मुझे कार्तिक की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों ही बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती थी। दोनों मंगनी से कई बार रेस्टोरेंट में खाना खा चुके थे, मुलाकातें भी होती थी। अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक दूसरे को ताना भी दिया करते थे। मेरी जेठानी कहती थी कि पहले तो बड़ा करते थे कि शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊँगा, वहाँ लेकर जाऊँगा, अब तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मेरी जेठानी कहने लगी कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई है कि तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे कि कैसे कैसे मीठी मीठी बातें किया करते थे, और अब मेरे जेठ कहते हैं कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रह गई हो। वैसे भी मंगनी का नया नया कुमार होता है, इसीलिए मैं तुमसे बातें किया करता था। अब समझ गई थी, कार्तिक भी अपने भैया और भाभी से यही सब देखकर बातें वह मुझसे भी करना चाहता था, जो मेरी नज़र में ठीक नहीं थी। लेकिन शादी के बाद हर औरत का हक है कि उसका पति उसकी तारीफ करे, उससे मोहब्बत से बातें करे। लेकिन कार्तिक मुझे उस जुर्म की सजा दे रहा था जो मेरे जाने में किया ही नहीं था। मैं अपनी जगह सही थी। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाजार गई थी। अभी मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तभी मेरी नज़र कार्तिक पर पड़ी। वह किसी लड़की के साथ काफ़ी एडवांस टाइप की लड़की थी। कार्तिक के हाथ पर यूं हाथ मारकर हंस रही थी जैसे आपस में बड़े फ्रेंड हो। जब मैंने देखा तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। जेठानी भी यह देखकर कहने लगी कि यह तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी को देखा और मैंने कहा, क्या मतलब है भाभी आपका? तो देखो भाई, मंगनी के बाद जो तुमने कार्तिक को बिल्कुल भी घास नहीं डाली थी, वह तुमसे फ़ोन पर बातें करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। देखो, पति होने के बाद मर्द की दिलचस्पी औरत में बिल्कुल कम हो जाती है। मंगनी के बाद का जो जाम होता है, अगर लड़कियों से अपने मंगेतर को एंजॉय ना मिल पाए तो वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लगता है। और अपने कार्तिक को ही देख लो, मंगनी पर मरता था तुम पर, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। अब देख लो इसका अंजाम क्या हो रहा है। इस तरफ से उसका दिल खराब हो चुका है। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई और सोचने लगी कि मुझे मंगनी पर नाजुक से रिश्ते में भावी करनी चाहिए थी, या कार्तिक की सारी डिमांड पूरी कर देती। अगर वह मुझे मिलने के लिए होटल बुलाता तो क्या मैं होटल चली जाती और शादी से पहले वह सब कुछ कर लेती जो शादी के बाद किया जाता है।
क्या तब मेरे दिल में कार्तिक के लिए इज्जत बढ़ जाती थी? मैं हमेशा पवित्रता का पाठ पढ़ाती। मैं रोती हुई वहाँ से घर वापस चली आई और मैं सोच चुकी थी कि आज कार्तिक से फाइनल बात करूँगी। जब वह मेरे घर आया तो बहुत खुश था। मैंने कहा कि किसके साथ घूम रहे थे। मेरी बात पर वह कुछ हैरान हुआ, हंसने लगा और बोला कि यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस थोड़ी सी उससे देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह समझदार होना वरना अपनी क्लास फेलियर की बात नहीं करता। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप का यह गलती थी कि उन्होंने मुझे हमारी सभ्यता, संस्कृति और शर्म हया का पाठ पढ़ाकर भेज रखा था। मैंने किसी भी लड़के के साथ बेफजूल की बात नहीं की, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि हमेशा अपनी इज्जत की सुरक्षा करना, अपनी हद कभी भी पार मत करना। लड़की की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, अगर एक बार टूट जाए तो वो खिंची खिंची हो जाती है और उसकी चनक जिंदगी भर रह जाती है। लेकिन शायद वह गलत थे और मैं भी गलत थी, जो आज तक अपनी नज़रों की हिफाजत करती रही, खुद को छुपा कर रखी थी। इसलिए मैं यह समझती थी कि मेरी हर चीज़ पर मेरे पति का हक होगा। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप हैं, लाइफ एंजॉय करना जानते हैं, आप स्कूल लाइफ को एंजॉय करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि मंगनी के बाद की लास्ट जो मैंने आपकी ख़राब कर दी, मुझे यह भी नहीं करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी के लड़कों से हंस हंस कर बातें करनी चाहिए थी, अपना आप छुपाकर अगर ऐसे न रखती तो आज मेरे भी बहुत सारे लड़के दोस्त होते जो कभी मुझे मॉल में मिल जाते और खूब इंजॉय करती और मुझे उनसे हर तरह की बातें करने की आदत होती, तो शायद मंगनी के बाद आपकी हर बात का हंस हंस कर जवाब देती थी। मंगनी से पहले अपनी शर्म हया को ताक पर रखकर आपके साथ फिजिकल ताश में अपनी सभ्यता को अहमियत ना देती, समाज को ना देखा होता, अहमियत ना दी होती, बिल्कुल आपकी तरह। यह कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई थी और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया था। लेकिन कार्तिक के साथ का लैंप अभी भी जल रहा था। वह बैठकर ग्राउंड से टेक लगाए न जाने क्या सोच रहा था। लेकिन मुझे नींद आने लगी थी और कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले दिन कार्तिक के कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त घर पर आए थे। जब मैंने देखा तो एक अच्छे से फैंसी साड़ी निकाली और खूब मेकअप किया, अपने लंबे घने बाल भी खुला छोड़ दिए। साड़ी नेट की थी और ब्लाउज भी सिल्कन की पहना था। खुद को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। बड़े फ्रेंडली अंदाज में मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। हेलो एवरीवन कहकर कार्तिक के साथ उनके तमाम क्लास फेलो को उसका अपनी तरफ ध्यान दिलाया था। अपनी खूबसूरती में मैं अच्छी तरह से जानकारी थी। वह तो सब मुझे देखकर ही कुछ देर के लिए आंखें झपकाना ही भूल गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जानबूझकर बड़ी अदा से चलते हुए कार्तिक के बराबर में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे अपने दोस्तों से? कार्तिक को शायद मुझे ऐसे बोली की कोई उम्मीद नहीं थी। वह ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था कि जब मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं उसके दोस्तों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मैंने कहा, मैं कार्तिक की वाइफ हूँ। और मेरा अंदाज कार्तिक के दोस्तों को भी हैरान कर गया था। उन्होंने भी मुझे हाथ मिलाना शुरू कर दिया और मेरी तारीफें शुरू कर दी। कार्तिक के चेहरा यह सब देखकर गुस्से से लाल हुआ था और उनका यह चेहरा देखकर मेरे दिल को बड़ी ठंडक उतर गई थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आ गई। चाय भी एक को अपने हाथों से दे दी थी और हंस हंस कर उनसे बातें कर रही थी। कार्तिक बिल्कुल खामोश मुझे नाक नज़रों से घूर रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त मेरी तारीफ करते हुए जा चुके थे। जैसे ही वह ड्राइंग रूम से बाहर निकले, कार्तिक ने बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा आ रहा था। कमरे का दरवाज़ा उसने बड़ी जोर से बंद किया था और मुझे बेड पर जोर से फेंका था। कहने लगा कि यह क्या बदतमीजी थी जो तुमने की है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनके सामने इस तरह के कपड़े पहनने की और इतना ज़्यादा फ्री होने की। यह लोग खबरदार जो आगे से उनके सामने ऐसे तैयार होकर आई। बेड में खड़ी होकर मैं उनसे सामने आ गई और मैंने कहा कि क्यों ना उनके सामने तैयार होकर आऊँ। मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी दिन से तारीफ़ सुनने को नहीं मिली थी। आज तुम्हारे दोस्तों ने मेरी तारीफ़ की। यह सुना था कि कार्तिक का गुस्से के मारे बुरा हाल था।
मुझे दोनों बाजू पकड़कर पूरी तरह से झकझोरा था। मेरी पत्नी हो तुम, मेरी इज्जत हो। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नज़र भर के भी देखा तो जान ले लूँगा उनकी। बहुत शौक है तुम्हें तैयार होने का तो मेरे लिए हुआ करो, समझी? खबरदार जो किसी गैर के सामने तैयार होकर गई तो। मैंने कहा आपके लिए? आपके लिए क्यों कार्तिक? आपकी दिलचस्पी ज़्यादा आपकी क्लास फेलो में है ना? मेरी बात सुनकर वह कुछ शर्मिंदा सा हुआ था। कहने लगा बस मुझे तुम्हारी यह बात बुरी लगी थी, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो और ऐसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात का अब समझ आ गई थी, लेकिन भाई भाभी को मैंने उनकी बातें करते हुए रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था और इस शौक को होने लगा था कि मेरी भी जब मंगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन तुमने बात यहीं तक पहुंची थी कि बाहर से लड़ने की आवाज़ आने लगी थी। मेरी जेठानी रोज रोज के ताने देने शुरू हो चुके थे। शादी से पहले तुम बहुत मोहब्बत जताते थे, अब वह तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चली गई? पहले मेरे लिए जितना बेचैन रहते थे अब उतना मेरे लिए बेचैन क्यों नहीं रहते? बेचैन क्यों नहीं रहते? उधर मेरे जेठ कह रहे थे कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ जाती है। 2 बच्चे हैं हमारे, शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारे ही सोच के बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी कि तुमने भी तो शादी के बाद मुझे वह मोहब्बत नहीं दी जो मंगनी में किया करते थे। वह कहने लगे शादी से पहले सब कुछ कर चुका था, इसलिए शादी के बाद तुम्हारे अंदर कुछ नया नज़र नहीं आया। सब कुछ तो शादी से पहले ही हो चुका था। अब यह बेफिजूल की वही छोड़ो, समझ आई? लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा किए जा रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों की जाने वाली आवाज़ सुन रही थी और कार्तिक को देख रही थी जो शर्मिंदा शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा कि तुम बिल्कुल ठीक थी, कुछ चीज़ अपने समय पर ही अच्छी लगती है। अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे से हद से ज़्यादा जान लेते तो शायद अब हमारे पास भी करने के लिए कुछ भी नहीं होता। भगवान ने रिश्ते में पवित्रता रखी है और कार्तिक ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मेरी तरफ की थी कि बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छी पत्नी मिली है, किसी कमल की फूल की तरह जिसने चारों तरफ भले ही गंदगी फैली हो लेकिन खुद को गंदगी के नहीं लगने देती। कार्तिक की बाहों में समाते हुए मेरे दिल में भी सुकून सा उतर आया था कि सही समय पर मैंने सही फैसला किया था और उसके बदले मुझे आज एक सुकून भरा प्यार भरी जिंदगी मिल रही थी। दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।